अब तुमको मोबाइल का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना। देखो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 का आज पार्ट 3 वीडियो हम लोग का बनने वाला है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद तारी विरोधी आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन, कुछ इस तरह का टॉपिक हमने आज पढ़ा। लेकिन आज देखिए ये जो है जन संघर्ष, हम लोग क्या पढ़े थे, जन संघर्ष, यानी ये जनता का संघर्ष था, ठीक है। यानी चैप्टर का नाम ही क्या था कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। संघर्ष का मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया, यानी जनता ने संघर्ष किया, जन संघर्ष। देखिए जन संघर्ष से तो पढ़ रहे हैं हम, नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ रहे हैं। पार्सल है कितना का है, आते हैं जी, छोड़ दो। ले लिया, लेकिन कहो कि देखना भी नहीं है, पैसे से दिया, देखना है ये नहीं। हाँ बहुत गरीब, क्या करें हम, है नहीं। हाँ कर दो, कमाई तो रही रहेगी लोग। चलो देखो क्या, तो आज हम लोग का देखिए हम लोग शुरू से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जन संघर्ष, यानी तारी विरोधी जो आंदोलन हुआ था एक प्रकार के जनता का क्या था, जन संघर्ष ही था, ठीक है। जिसमें महिला लोग के जन कल्याण के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और महिला लोग क्या करती थी उस समय, जो तार का जो ऊपर लवनी टंगा हुआ था उसका बांस से हुड़ के फोड़ती थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी मनुष्य के जिंदगी के लिए ही किया गया था, ताकि 2.5 लाख जो जनसंख्या वाला, जो 2.5 लाख की जो जनसंख्या थी मनुष्यों को, वो क्या हो, बचे, है ना, बाढ़ के पानी से, ठीक है। तो चलिए ऐसा नहीं था, ये सब जितने हम लोग अभी तक संघर्ष पढ़े, सब संघर्ष कहाँ का पढ़े, भारत का, यानी भारत के लोगों के द्वारा यह जन संघर्ष चलाया हुआ था। लेकिन क्या यह जन संघर्ष भारत में ही था, भारत से अलग भी देश में जो वहां भी जन संघर्ष था। देखिए क्या था, सबसे पहले आज हम लोग एक पढ़ते हैं टॉपिक जन संघर्ष, वो भी नेपाल का जन संघर्ष। कहाँ का, नेपाल का, ठीक है। तो देखिए नेपाल का जो जन संघर्ष है वो क्या है, बात समझिएगा। नेपाल, देखिए नेपाल एक ऐसा देश है ना, कहा गया है कि दूसरे देश में जाने के लिए क्या जरूरत होता है, पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती है। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है कि बिना पासपोर्ट और वीजा के आप जाकर घूम के आ सकते हैं, मन करेगा तो चल भी जाना, घूम लेना, ठीक है। क्योंकि वह देश है जहां पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन नेपाल के अलावा कोई भी आप देश में जाओगे तो आपको पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता पड़ेगी। जाने में कम से कम मिनिमम आपको जो खर्च होगा ना, तो 1-8 लाख तो जरूर हो जाएगा। लेकिन नेपाल आप 4-5 हज़ार में घूम के आ सकते हो, ठीक है। तो नेपाल का जन संघर्ष क्या है, समझना है कि नेपाल जो है ना 2005 से पहले राजतंत्र था नेपाल में। क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र उसको कहते हैं जिसमें राजा का शासन चलता है। तो नेपाल में राजा का शासन चलता था, अरे बस समझ में, यानी 2005 से पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। वहां का जो राजा था ना उसका नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम था, ज्ञानेंद्र नाम था। ये ज्ञानेंद्र बाद में बना था, ज्ञानेंद्र से पहले जो राजा था उसका नाम था वीरेंद्र। क्या नाम था, वीरेंद्र। और वीरेंद्र की हत्या हो जाती है तब जाकर राजा कौन बनता है, ज्ञानेंद्र। देखिए किताब में ये पुष्टि नहीं किया है कि वीरेंद्र की हत्या कौन करवाता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका शक जाएगा किसी पर, आप समझ जाओगे कि उसकी हत्या किसने करवाया होगा। एक्चुअली यह हुआ
कि जब नेपाल में राजतंत्र था तो वहां के जनता आया किसके पास? वीरेंद्र के पास। ठीक है, वीरेंद्र जब राजा था तो वहां के जनता ने आकर वीरेंद्र से कहा कि राजा साहब, हम लोग अपने देश को लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, भारत जैसा, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, मैं वैसा ही देश बनाना चाहता हूं। वीरेंद्र बोला कि अच्छा बात है। राजा साहब बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है, हम राजगद्दी छोड़ देंगे, लोकतांत्रिक हमारा नेपाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है कि वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। समझ में आया? वीरेंद्र की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और जब ज्ञानेंद्र जब राजा बनता है, वहां पर वीरेंद्र के रहते भर में लोकतांत्रिक देश बन गया नेपाल। नेपाल कैसा देश बन गया? लोकतांत्रिक देश बन गया। और वहां का प्रधानमंत्री का भी चुनाव हो गया नेपाल में। वीरेंद्र के शासन काल में प्रधानमंत्री तक भी बन गया। लेकिन उतने में जब हत्या होती है वीरेंद्र का, तो जो ज्ञानेंद्र जो राजा बनता है वो क्या करता है कि प्रधान कहता है कि ये सब हटाओ, सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं चलेगा राजतंत्र वाला, यहाँ क्या चलेगा, सॉरी लोकतंत्र वाला सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा राजतंत्र। जो पहले था वैसा ही शासन व्यवस्था हमें चाहिए, यानी लोकतंत्र नहीं, हमें क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए। और वीरेंद्र के ज्ञानेंद्र फिर से वहां क्या ला दिया? राजतंत्र ला दिया। अब आपका शक किस पर जा रहा है कि कौन मारा होगा? ज्ञानेंद्र ही मरवाया होगा वीरेंद्र को, है ना? लेकिन ऐसा कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि शायद यही होगा, 50-50 के चांस है ना? चलो आगे देखिएगा। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने वहां के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री को पद से क्या कर दिया? हटा दिया। 2005 में हटा दिया गया पद से। किसको? प्रधानमंत्री को। जो लोकतंत्र जनता ने वहां का स्थापित किया था, प्रधानमंत्री के जो पद पर थे उनको क्या किया? हटा दिया गया। जनता के द्वारा निर्वाचित संवैधानिक सरकार को भी क्या किया? भंग किया। कहा कि कोई सरकार नहीं बैठेगा यहाँ पर, जो राजतंत्र था पहले वैसे ही क्या चलेगा? राजतंत्र चलेगा। किसी में सरकार को नहीं मानता हूं, प्रधानमंत्री को हटा दिया। वहां पर जो राजतंत्र में जो लोगों को दिक्कतें होती थी ना, जैसे ही लोकतंत्र स्थापित हुआ, जनता बड़ा सुकून महसूस किया। जनता को लगा कि अब कुछ हम लोग स्वर्ग में हैं। राजतंत्र को लोग नरक जैसा समझता था। अब बताइए, आपको रसगुल्ला दे के उसका मजा चखा दिया जाए और एकदम स्पंज वाला, एकदम रस वाला, मुंह में लोग एकदम भर पेट रसे जाएगा, और उसका मजा मिल जाए, फिर कहा जाए कि ले बेटा लड्डू से काम चला। पापा बोले ले बेटा तू लड्डू से अब काम चला, मानोगे? कहोगे हमरा चाहिए वही स्पंज? कहोगे ना? जनता को चसक लग गया था किसका? लोकतंत्र का। फिर से राजतंत्र, जनता वहां आंदोलन कर दिया कि अब हम मानने वाले नहीं है। 2006 में जनता वहां क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका एकमात्र तो उद्देश्य था कि शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथों में सौंपना। क्योंकि लोकतंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। संसद के जितने सभी बड़े बड़े सांसद थे ना, वो सब एकजुट हो गए। विपक्ष पक्ष कुछ नहीं रहा। आज हमारे देश में पक्ष भी है, विपक्ष भी है, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा है ना, पक्ष और विपक्ष। तो वहां जो पक्ष में भी था और विपक्ष में भी सब क्या करे? पक्ष हम काहे लड़ रहे हो? हम लोग तो पहले उरजवा से लड़ना है ना, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। एक काम करो, सब लोग मिल जाओ, जितना पक्ष वाला भी विपक्ष वाला, जो भी बड़े बड़े राजनीतिक दल था, सब क्या किया? मिल गया और मिलकर संसदीय गठबंधन बनाया, यानी एक गठबंधन बना लिया, सब मिल गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आप बात समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपको पूछेगा कि नेपाल में आंदोलन क्यों हुआ था, तो आप बोल सकते हो लोकतंत्र की स्थापना करना और राजतंत्र को समाप्त करना। आप ये ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई रहे आप मार सकते हो, ठीक है, लेकिन दोनों एक बार नहीं आएगा। देखिए 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पुनः हो गई। यानी अगर कहे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस ईस्वी हुई, देखिए ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्टिव नहीं पूछता, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यहाँ से दो ही क्वेश्चन है बना, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र, ये सब मानेंद्र, ये सब नहीं पूछेगा।
आपसे पूछेगा नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2006 में। 2006 से पहले नेपाल में किस प्रकार की व्यवस्था थी? राजतंत्र। राजतंत्र। फिर आपसे पूछेगा कि नेपाल में आंदोलन क्यों हुआ था? तो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। ढीला का हो गया है जी, इसी से करके एकदम बेंचवे पर मार रही है। नहीं, महिला लोग का आदत होता है जी ऐसे करके, रहे चाहे न रहे, नोचित रहेगी सर, रहता भी है कोई कोई एकदम खूब ढेर नहीं। चलिए, समझ में आया नेपाल का लोकतंत्र? सब लोग समझ गए? बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, जब हम लोग का लाइव क्लास चलेगा ना तो कहीं समझ में आ गया? सभी बच्चे कमेंट करेंगे एक बार, है ना? हाँ बोलिए। आप कुछ यहाँ पर जितना जल्दी ज़्यादा पढ़ाई होता है ना उतना वहाँ नहीं हो पाता, वहाँ क्लास जैसा चलता है, ताकि आपका कमेंट भी देखा जाएगा। ये कमेंट देखने के लिए लगा हुआ है स्क्रीन, आप जो भी लिखोगे यहाँ दिखेगा। हाँ, मौसम कुमारी ये लिखी, चंदा कुमारी ये लिख रही है, ये है ना, वो चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया नेपाल में जनसंघर्ष क्यों हुआ था। इसके पहले हमने जनसंघर्ष कहाँ के पढ़ा था? सिर्फ भारत का जनसंघर्ष पढ़ा था, लेकिन एक जनसंघर्ष भारत में थोड़े हुआ था, अन्य देशों में भी हुआ था। अब है बोलीविया में जनसंघर्ष। देखिए, बोलीविया में क्या हुआ, एक बोलीविया देश है ना? बोल्सिविया नहीं होता है, बोलीविया देश ही है, बोल्सिविया नहीं है, बोल्सिविया नहीं है, इतना हम कन्फर्म। जो आपको पढ़ाया वो गलत पढ़ाया है, आप उससे जाकर कंप्लेन कर सकती हो कि आप गलत हमें पढ़ाए हैं। बोलीविया होता है, बोल्सिविया नहीं होता है। देखिए, बोलीविया में जनसंघर्ष ये क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ था बोलीविया में कि पानी के लिए आंदोलन हुआ था। अब कहोगे कि पानी तो इतना फ्री में रहता है सर, पानी के लिए आंदोलन होगा? हम लोग के देश में पानी के लिए आंदोलन होगा जी? होगा, अरे होगा। जब पानी धरती से समाप्त होगा ना तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। पीने के लिए कुछ चाहिए ना, सरकार से मांग करोगे, हमें व्यवस्था दीजिए। समरसेबुल भी सूख रहा है, दूसरा देश से पेट्रोल जैसा कीन के लाओ, चाहे कैसों कीन के लाओ, लेकिन हमको चाहिए। आप भी करोगे जनसंघर्ष, आपके पास खूब है तो ना, कल चलाया निकाल लिए, आज मोटर के स्टार्टर का स्विच टिपे, खूब पानी दे रहा है, टंकी भर ली है, निहायला स्नान करेला एक बाल्टा से स्नान करता है, 5 बाल्टा ऐसी फ्री में बहाता है। जिसके पास पानी नहीं है उससे पूछो कि पानी का क्या कीमत है। देखिए, बोलीविया वाला से भी पूछिए, पानी के लिए संघर्ष हुआ था, पानी के लिए वहाँ पर झगड़ा हो गया, आंदोलन हो गया। पता है बोलीविया में क्या था? पानी का कमी था, पानी वहाँ पर बिकता था, वहाँ पर पानी नहीं होता है, बिकता था। तो वहाँ का जो पानी जो बेचता था ना, वो कौन बेचता था? राजा, सॉरी सरकार, वहाँ की सरकार जो बोलीविया की थी वही क्या करती थी? पानी को हर घर में पहुँचवाती थी। लेकिन सरकार एकाएक क्या निर्णय ली कि अब पानी बोलीविया की सरकार नहीं पहुँचाएगी, अब जो पानी है ना वो एक संस्था को दे दिया गया, प्राइवेट कंपनी को, कंपनी हम कह सकते हैं, ठीक है। किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। जब कंपनी को दे दिया गया, अच्छा बताइए, जब सरकारी संस्था सस्ता प्रोवाइड करवाएगी कि कोई कंपनी सस्ता प्रोवाइड करवाएगी किसी चीज, आम बात है। अभी BSNL, ये BSNL हमारी यहाँ सरकारी संस्था है, इसका रिचार्ज अभी सस्ता है। क्या है? सस्ता है। चलिए आ गए भाई, मोटा भाई वाला जियो, है ना। अब जियो का प्लान इससे दोगुना हो गया। क्या हो गया? दोगुना। ये सरकार का चीज है, सरकार का हर चीज सस्ता होता है। आप NCERT बुक किनने जाओ, आप BTBC का बुक किनने जाओ, सस्ता मिलेगा। आप 10th क्लास के किताब किनोगे तो आपको हार्डली से हार्डली NCERT के किनने जाओगे तो 800 से 900 में मिल जाएगा। 800-900 नहीं है जाएगा और नीचे आएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल का किताब किनो तो जाके 10th क्लास का, 10th क्लास का कम से कम प्राइवेट स्कूल का किताब 12 से 13 हज़ार, कितना गुना ज़्यादा है। उसी तरह से जैसे ही कंपनी को वहाँ मिला ये टेंडर कि पानी कंपनी अब पहुँचाएगी, जनता कुछ नहीं बोला, चलिए ठीक है पहुँचाएगी, हमें पानी पीने से मतलब है। ये कंपनी ऐसा की कि जो पानी का कीमत था ना उस 4 गुना बढ़ा दी। अब डायरेक्ट पानी की कीमत जब बढ़ा तो वो मार किस पर पड़ा?
जनता पर पड़ा। अब जनता के क्या, अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग खाना खाएंगे या पानी पिएंगे इतना महंगा किनकर, पैसा है नहीं। वहां की जनता ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। हमें पानी दो सरकार, हाय हाय जो भी नाम है करना, आंदोलन वहां पर शुरू कर दिया लोगों ने। अब होता क्या है कि सरकार को इस जनता के सामने झुकना पड़ा और सरकार फिर इस कंपनी से ये मतलब जो पानी का टेंडर दिया था वो वापस लिया और बोला कि नहीं, आज के बाद बोलीविया में जो पानी है कौन पहुंचाएगी, सरकार ही पहुंचाएगी। वही चीज है कि संघर्ष का कारण क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक गरीब देश है, दक्षिण अमेरिका का यह गरीब देश है। बोलीविया में न्यायपालिका के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही थी। किसके द्वारा, न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब वहां की सरकार क्या कर रही थी, पानी का व्यवस्था कर रही थी। बाद में न्यायपालिका ने यह जिम्मेवारी कोचबम्बा शहर में, कहा, कोचबम्बा, एक शहर का नाम है कोचबम्बा, कोचबम्बा शहर में एक कंपनी को सौंप दिया, जिससे पानी की कीमत 4 गुना वृद्धि हो गया। परिणाम क्या निकला कि लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। अंत सरकार को झुकना पड़ा और अपना आदेश क्या लिया, वापस ले लिया। देखिए पानी के लिए हो गया लड़ाई ना, समझ में आया जी। 2 चीज पढ़े, पहला क्या पढ़े, नेपाल में जनसंघर्ष, फिर बोलीविया में जनसंघर्ष। ठीक है, आगे चलिए अब थोड़ा देख लेंगे हम लोग बांग्लादेश का जनसंघर्ष। बांग्लादेश जानते हो ना, हाल फिलहाल लड़ाई चल रहा है खूब, है ना। देखिए बांग्लादेश कोई और नहीं, हम लोग का बटा हुआ, यानी हम लोग का टुकड़ा है। यानी भारत से ही बांग्लादेश अलग हुआ था। कब, 1905, बंगाल का विभाजन किया था, है ना, उस समय। तो बांग्लादेश भी 2 भाग में बटा, एक पश्चिमी बांग्लादेश और एक पूर्वी। तो पश्चिमी बांग्लादेश में जो हम लोग का पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल का नाम पड़ा बांग्लादेश, है ना। तो वही जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश किसके अधीन में हो गया था, पाकिस्तान के अधीन में हो गया था। यानी अगर कहो तो बांग्लादेश किसका गुलाम था, पाकिस्तान का गुलाम था। ठीक है, इस पर जो भी शासन चलाता था बांग्लादेश पर, कौन, पाकिस्तान। यानी यहां पर क्या बात है कि यहां पर आखिर के बांग्लादेश में जन संघर्ष क्यों हुआ, जब बांग्लादेश आजाद हुआ, यानी अलग हुआ किससे, पाकिस्तान से। याद रखिएगा कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, 1971 ईस्वी में। एकदम इंपॉर्टेंट है, आज याद कर लोगे ना, कंपटीशन भी एकदम हमेशा आपको ये सब क्वेश्चन आते रहेगा। तो बांग्लादेश आजाद जब हुआ पाकिस्तान से, कब, 1971 ईस्वी में। तब क्या हुआ वहां पर, जैसे ही आजाद हुआ, अलग हुआ, एक बांग्लादेश अलग अपना, तो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया गया। कौन सा व्यवस्था बनाया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया गया। अरे बात समझ में। और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बना, बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश के एक प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, शेख मुजीबुर रहमान, है ना। तो देखिए ये जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, ये क्या थे, ये प्रधानमंत्री बने, कहाँ के, बांग्लादेश के। ठीक है, तो जैसे ही इनको प्रधानमंत्री, और जब बांग्लादेश अलग हो रहा था ना पाकिस्तान से, तो भारत खूब सहयोग किया था, किसका, बांग्लादेश को। आज भी भारत सहयोग करता है बांग्लादेश को। जब बांग्लादेश आपत्ति में, मुसीबत में रहता है तो कौन पहले हाथ बटाता है, भारत। आज भी देखो शेख हसीना भागी, भारत पनाह दिया, है ना। तो भारत हमेशा से मदद किया, उस बार भी भरपूर मदद किया था, मतलब हर चीज से भारत क्या किया, मदद किया अलग होने में। क्योंकि तो वहां पर जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और सॉरी, हाँ, राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। तो जब ये राष्ट्रपति बने, देखते हो कि जब मुखिया बनने से पहले जब आता है लोग ना वोट मांगने, कहता है कि हम गरीब का नेता है, हम गरीब हैं, हमको वोट दीजिए, हम आपको करेंगे। क्योंकि आप अभी तक जिसको बनाए हैं ना, वो क्या था, बहुत लुटेरा था, अमीर था।
तो अमीर है तो अमीरे के ना देखेगा, आप गरीब को देखेगा, ऐसे कहेगा गरीबों आके। और जब वो राजा, जब वो मुखिया बन जाएगा ना, तो वो राजा हो गया, अमीर हो गया गरीब से, तब तो तुम्हारा खुद शोषण करेगा, गरीब होकर भी एक तुमको शोषण करेगा, वो तुमको देखेगा नहीं। उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इनके मन में लालच आ गया, किसका, गद्दी का। और कहे ना वो ऐसा कर दिए कि जैसे देखिए पार्टी में क्या होता है, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, दो लोगों को रहना जरूरी है। वो क्या किए कि सिर्फ जो है ना वहां पर राष्ट्रपति बनने के बाद क्या किए कि सांसदीय जो शासन प्रणाली था, जो सांसद बने जाते थे, उसको हटा के और अध्यक्षीय शासन प्रणाली लाया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जैसे देखिए वहाँ के तो पार्टी का हमको और ज़्यादा का नाम नहीं पता है बांग्लादेश के, लेकिन देखिए अध्यक्षीय, अगर भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू हो जाएगा तो क्या होगा समझो। मान लेते हैं अभी सरकार किसका है, बीजेपी का। कहाँ पर देश में हमारा सरकार किसका है, बीजेपी का। अब नरेंद्र मोदी जैसे मोदी जी आए और कहने लगे क्या, जैसे नोटबंदी किए थे ना एकाएक आकर टीवी पर भाषण दे कि आज से भारत में संसदीय प्रणाली खत्म किया जाता है और अध्यक्षीय प्रणाली लाया जाता है। इसका मतलब कि आज से सिर्फ जो है ना बीजेपी ही पार्टी रहेगी, जितना पार्टी है सबका लाइसेंस खत्म। अब बताओ, न पार्टी रहेगा न चुनाव होगा। अब हम सरकार में हैं तो जिंदगी भर हम सरकार में रहेंगे, तो ऐसा संभव है, होगा। वही वहां पर हुआ, क्या कहे कि अवामी दल जो है ना पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। यानी जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो किस पार्टी से थे, अवामी लीग पार्टी से। तो इनका पार्टी छोड़ के सब पार्टी को कहे कि लाइसेंस खत्म कर दो। ठीक है, अब बांग्लादेश में मच गया हाहाकार कि कैसे होगा भाई, विपक्ष वाला एकदम तिलमिलाए लगा, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि सैन्य शासन लागू कर दिया गया। यानी अब कुछ नहीं रहेगा, सब शक्ति किसके हाथ में चल गया, सेना के हाथों में चल गया। क्या हुआ परिणाम इसका कि 15 अगस्त 1975 को तत्कालीन सेना अध्यक्ष, जो सेना का जो अध्यक्ष होता है, जनरल जियाउर रहमान के द्वारा सैन्य शासन कायम कर दिया गया। वहां पर सैन्य शासन कायम कर दिया कौन, जियाउर रहमान। बांग्लादेश में सैन्य शासन लागू कौन किए थे, जियाउर रहमान लागू कर दिया। और राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो बड़ा हमरे से उड़ित है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। निष्कर्ष क्या निकला कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हेतु वहां की जनता ने लंबी लड़ाई लड़ी और 23 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आज चुनाव हुआ। और शेख हसीना, जो कि शेख हसीना भी किस दल की थी, अवामी दल के, है ना, वही शेख हसीना भागी हुई है। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनी। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया? सैन्य शासन मतलब ना बोले, सैन्य मतलब सेना, सेना का शासन लागू कर दिया गया कि कोई अब नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद कोई नहीं मानेगा, सिर्फ क्या होगा, अब सेना का होगा। और सेना सैन्य शासन जब लागू हो गया तो शेख मुजीबुर रहमान को धरकर का मार दिया गया, उसको खत्म, न रहेगा न कुछ ऐसा होगा, है ना। ये बांग्लादेश का जन संघर्ष था। वहां की जनता ने काफी देर तक जन संघर्ष किया, तो अंत में 23 दिसंबर 2008 को वहां पर फिर से क्या हुआ, एक चुनाव हुआ, आम चुनाव। आज चुनाव हुआ बांग्लादेश में और शेख हसीना क्या बनी, वहां की प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ, तो क्या बोलिएगा, 1971 में। 1971 में आजाद हुआ। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से